नमस्कार, इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग ने आज आम चुनाव की घोषणा कर दी। 7 चरणों में होने वाले इस चुनाव परिणाम 4 जून को हमें प्राप्त होंगे। सरकार का गठन उसके बाद होगा। सरकार के गठन से पहले हम आज चर्चा कर रहे हैं जितेंद्र तिवारी जी से, जो हिंदुस्तान समाचार के संपादक हैं। इन चुनावों की तैयारियों के बारे में, सभी पार्टियों की स्थितियों के बारे में। जितेंद्र जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तैयारियां जिसको जो करनी थी वो लगभग कर चुका होगा। अभी जो परिदृश्य सामने है वो क्या देखते हैं, किसकी कितनी तैयारी है? ये तो निश्चित तौर पे आज 16 मार्च बहुत महत्व का दिन है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व जी शुरू हो गया। जी जी। यानी तैयारियां तो पहले से थी, हाँ हाँ। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वयं चुनाव आयुक्तों ने बहुत सारी धारणाओं को, मिथकों को, अनावश्यक जो दुष्प्रचार होते हैं जी जी जी। उनको तोड़ने की कोशिश की। हम्म मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने भी आज कवर किया है, पहली हम्म। बधाई तो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो राजीव कुमार जी हैं, जी जी। उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की हाँ, थी। पूरी तैयारी के साथ और उन्होंने बातचीत की चुनावों है। की घोषणा करते समय उन्होंने हम्म बताया कि भाई हमने किन कारणों से ये 7 चरणों में कर रहे हैं, किन राज्यों में हम, यानी कि उन्होंने अपनी जो शंकाएं हैं चुनाव को लेकर, जी उनका समाधान करने की कोशिश की। पहली बात तो ये है, जी। यानी इस चुनाव में मतदाता पहले जाए तो उसकी जो शंका समाधान का काम है वो चुनाव आयोग ने कर कर दिया। दिया है। अब बात आती है कि बिगुल बज गया है, कौन कितनी सेनाएं किसकी कहाँ कितनी खड़ी हैं। जी। तो मैं समझता हूँ सत्तारूढ़ जो दल है, हम्म हालांकि वो हनक में रहता है और हम्म। विपक्षी दल पहले से उसको घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार तो कहीं दिख नहीं रहा है कि तो विपक्षी दल घेर रहा है कहीं। विपक्षी दल अलग थलग पड़े हुए हैं सारे लोग। कांग्रेस के साथ कोई अभी खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। ऐसे में नहीं लगता है कि इसे वॉक ओवर जैसी स्थिति बन गई है? हाँ, ये बात आपने कहा कि सेनाएं सजने से पहले ही जी। सेनाएं इधर-उधर से अटैक कर रही हैं। बीच में जो जो शत्रु दल है वो पहले से घबराया हुआ है, बिल्कुल और बिल्कुल। जो सत्ता में बैठा है वो इतना कॉन्फिडेंट है हाँ। कि वो 303 के पार जाने की बात करता है। जी जी 370 जाएंगे, 400 पार जाएंगे, जी। खुद 370। यानी कि जो ये 30 2 टर्म के इलेक्शन के बाद ये पहली बार मैं देख रहा हूँ हम्म कि 2 बार, यानी आप 2000 अगर 14 में जीते तो 272 से ऊपर गए, फिर हम्म आप 303 गए, और हम्म 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी छोड़ दीजिए, आपका आत्मविश्वास इतना प्रचंड है कि हम्म। आप पहले से बड़ी जीत दर्ज करने के लिए दावा कर रहे हैं, खुला दावा कर रहे हैं। यहाँ मैं पूछना चाहूंगा कि क्या नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा हो गया कि सभी दल बौने दिखाई दे रहे हैं, या सभी दल आपस में इस तरह से उलझे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी का कद अपने आप बढ़ गया है? नहीं, 2 चीज कहूंगा। नरेंद्र मोदी जी का करिश्माई व्यक्तित्व तो अपनी जगह पर है, जी और नो डाउट कुछ ईश्वर प्रदत्त उनके पास एक चीजें हैं, जी। और वो तुरंत-तुरंत में कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं, हम्म ढेरों ऐसे उदाहरण आपको चलते मिलेंगे। यानी उस व्यक्ति ने 10 साल में जी। 1 दिन भी छुट्टी लिए बिना, हम्म। 1 दिन की भी, हम्म। अनथक परिश्रम किया है। जी और हर छोटी-बड़ी चीज़ में मैं कहूँ, आप कहेंगे जी साहब जन धन योजना कर दी, या घर दे दिए, या डिफेंस सेक्टर में ये कर दिया, या आयुष्मान है। नहीं, मैं कहता हूँ ये तो बड़े काम थे। हम्म। आप छोटे काम मैं उनके जी गिनता हूँ। जी। छोटे का मैं उनको कहता हूँ छोटे कामों का बड़ा प्रधानमंत्री। अब हम्म भाई राजपथ आप 1947 से लिए चले आ रहे हैं। काहे का हम्म राजपथ है? उन्होंने हम्म। उसको कर्तव्य पथ कर दिया। जी। उनको लगा कि रेस कोर्स रोड, यानी जुआरियों का जो रास्ता है वो यार प्रधानमंत्री के घर का रास्ता कैसे हो यानी सकता आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये अपने कर्तव्यों से, अपने निर्णयों से यह दर्शाया है कि वो एक आम आदमी के प्रधानमंत्री हैं, या सरकार जो है एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करती है? है? जी, क्या बिल्कुल। उन्होंने कुछ उदाहरण बिल्कुल, प्रस्तुत वैसे किया है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपको कहूँगा कि मैंने इसी सत्ता के गलियारे में देखा है कि हम्म। ये जो पद्मश्री अवार्ड होते थे ना, जी ये जी सिर्फ़ धनाढ्य लोगों को मिलते थे। जी आपने आधे-अधूरे कपड़े वाली बनवासी महिलाएँ, जी 103 साल के योगाचार्य आके जिस तरीके से झुक के प्रणाम, मन को छू जाता है। जी जी। किन-किन लोगों तक उन्होंने पहुँच। तो सबसे पहली बात है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सरकार ने बहुत गहरे तक रीच बनाई है, पैठ बनाई है, जी पहुँच बनाई है। जी आम जी आदमी को लगता है ये मेरी सरकार है।
जी, दूसरी तरफ आप जो है इसमें जी। कहेंगे कि पार्टी का विषय, कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुत बड़ा विस्तार कर दिया है। जी। सबको वो समेटते चले आए हैं इस समय, जैसे बाढ़ आती है ना, बाढ़ में हाँ, हाँ। छोटे-मोटे नदी-नाले, जी, सबको अब समेट सबको, लिया बिल्कुल। तो वो समेटते हुए चले आए हैं, यानी प्रचंड है। ये कह सकते हैं कि हर छिद्र को बंद करते हुए यहाँ तक आए हैं। जितेंद्र जी 2019 की बात करता हूँ मैं, 2019 में ये विपक्ष थोड़ा ज़्यादा आक्रामक दिखा था मुझे। तब उन्होंने चौकीदार चोर है का एक नारा लगाया था और मुझे लगता था कि वो नारा कहीं न कहीं तक चला। भले ही चुनाव परिणाम में वो दिखा नहीं मुझे, लेकिन वो नारा उस समय चला और उससे लोगों को थोड़ा मन में डाउट हुआ प्रधानमंत्री मोदी को लेके। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत आचरण या उनके निर्णयों पर कोई भी विपक्ष कोई बड़ा सवाल खड़ा क्यों नहीं कर पाया? वो इसलिए नहीं कर पा रहा है कि वो जानता है कि जो सामने नरेंद्र मोदी हैं, उन पर किया गया व्यक्तिगत अटैक जी, बूमरैंग होगा, उनके ऊपर पड़ जाएगा। जी, जी, जी। नरेंद्र मोदी जी की छवि आज के समय में ऐसी है कि हुँ, उन पर कोई भी लांछन आसानी से चिपक नहीं सकता। आप कह बिल्कुल। उन्होंने, देखिए, मैं व्यक्तिवादी नहीं हो रहा हूँ, पर जी, राजनीतिक जीवन में शुचिता का उन्होंने एक ऐसा आदर्श खड़ा किया। हुँ, मैं एक छोटी-सी बात कहता हूँ जी, कि उनके अटल बिहारी जी का जब निधन हुआ, पार्टी के थे, वो जी। स्वयं नंगे पैर सबसे आगे चले और पूरा उन्होंने जाके किया सब जी, कुछ। जी, बिल्कुल, लेकिन जब बिल्कुल। उनकी माताजी का निधन हुआ, तो हाँ, उन्होंने तुरंत, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं, कही जी, आप लोग अपना-अपना काम करिए, जी। और माताजी का संस्कार करके शाम को 4 बजे आके वो अपने ऑफिस में बैठ गए। हुँ, हुँ, ये जो उन्होंने अपने निजी जीवन से एक आदर्श खड़ा किया है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा है। और इसलिए हुँ, विपक्ष जो है, देखिए विपक्ष क्या है, अब मैं जी। आपको बताऊँ। हुँ, सबसे पहली बात तो ये हताशा पहले बता देती है कि हुँ, आप जो है यूपीए गठबंधन से जी। आपको समझ में नहीं आया कि यूपीए नहीं समझ में आएगा, तो आपने नाम रखा इंडिया। अब हुँ, इंडिया में की स्पेलिंग किसी को नहीं मालूम है, आपका गठबंधन किस चीज़ का। जी, अब वो ऐसा झाड़ू की तरह बिखरा है, जी, तो आप पहले से हताश हैं। जी। आप समझिए कि दिल्ली की 3 सीटें हैं, आपको अभी तक चेहरे नहीं मिल रहे। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों में कांग्रेस को चेहरे नहीं मिल रहे। तो इस समय पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कोशिश नहीं करेंगे, जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये लड़ाई से पहले, और देखिए मैं आपको कल का राहुल जी का बयान बताता हूँ कि हुँ, ये जो सत्ता में लोग हैं, ये अभी कुछ भी कर लें, लेकिन ये समझ लें कि कभी न कभी इनकी सत्ता जाएगी। हुँ। यानी आप चुनाव के मुहाने पे खड़े होके अभी और अभी मानते आप हैं कह रहे हो कि कभी ना अभी मैं कभी नहीं हाँ, जीत सकता, कभी न हाँ। कभी तो ये हारेंगे। गठबंधन की बात करते हैं जितेंद्र जी, ये कांग्रेस ने लगभग ये कह लीजिए कि उन्होंने हथियार डाल दिया है क्या कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की जो स्थिति है, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, जहाँ विपक्ष कमज़ोर है, वहाँ तो कांग्रेस को साथ ले रहे हैं। जहाँ विपक्ष का कोई भी नेता ज़रा मजबूत है, खास करके ममता बनर्जी की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ कांग्रेस को लोग चिमटे से नहीं छोड़ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, वहाँ बीजेपी को और कांग्रेस में सामने-सामने की लड़ाई है, वहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में देखिएगा तो विपक्ष के सारे जो दल हैं कहीं न कहीं टूट-फूट के शिकार हैं। कांग्रेस वहाँ चुपचाप पड़ी हुई है। ये कांग्रेस की ऐसी देखिए दुर्स्थिति क्यों बनी? देखिए कांग्रेस अभी भी जो जितना जीवित है ना, जी, वो ड्यू टू नेहरू जी, जी, इंदिरा जी, जी, ये उनकी वजह से अभी इंदिरा जी के नाम की जीवित है। जी। आप अगर उनके बाद के अभी आप जिनकी बात सोच रहे हैं, हुँ, देखिए ना पार्टी के पास नेतृत्व है, ना हुँ, कार्यकर्ता है, ना हुँ, संगठन है। जो हुँ। कुछ भी बचा है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो गठबंधन चीजें हैं, जी, उससे वो जीवित हैं। जी। वो ना अभी संगठन खड़ा करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। हुँ, और जिस तरीके से न्याय यात्रा निकली है, जी। मैं समझता था इसका व्यापक इम्पैक्ट होना चाहिए था या हुँ, होगा। जी, लेकिन यात्रा के साथ-साथ वो जिस तरह के बयान देते हैं ना, जी। वो अभी भी ये बताता है कि राहुल गांधी राजनीति में अभी भी परिपक्व नहीं है। अपरिपक्व हुँ, हैं। हुँ, उनको हुँ। अभी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हम लोगों ने एनडीए की बात की, एनडीए बहुत मजबूत दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी खास करके उससे भी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एनडीए में और बीजेपी में भी कहीं न कहीं कुछ खामियाँ मुझे दिखी हैं, मैं आपसे उस पे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं तमिलनाडु के दौरे पे था अभी, तमिलनाडु में मुझे बीजेपी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। आप क्या देखते हैं साउथ में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का क्या रहेगा क्योंकि वहाँ भी कम सीटें नहीं हैं। आप 38 सीटें तमिलनाडु में देखिए, हैं। ये जी, निश्चित निश्चित तौर पे ये आप भी जानते हैं कि जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए
जी, दक्षिण का द्वार अभी भी अभेद है। जी, बड़ी मुश्किल से कर्नाटक में सत्ता में रहे, जी, लेकिन वहाँ जो कुछ भी कारगुजारी हुई उसके जी, कारण से सत्ता से बाहर आ गए। बाहर आ गए, बिल्कुल, हाँ। और अब वहाँ 26 सीटें जीतना उनके लिए हुँ, एक, क्योंकि वहाँ सत्ता में कांग्रेस है। बिल्कुल, ठीक वही हाल तेलंगाना में लोक विधानसभा चुनाव के समय बहुत बिल्कुल। कोशिश हुई। जी, जी, जी। उसी प्रकार से आप केरल में अब तक हाँ, हाँ। लोकसभा की, इस बार ऐसा लगता है कि शायद आप केरल में निकाल ले जाएँ, केरल में इसलिए कि वहाँ जो है क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है शायद बीजेपी के साथ वो आ रही शायद। है। कई बिशप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। शायद उससे लगता है कि हाँ, केरल में नहीं कुछ आप संभावना ये करो ना बनेगी। करो, उनकी बेटी आपके साथ आई, हाँ, कुछ कुछ बड़े पुराने कांग्रेसी आपके, कांग्रेसी नेता भी आए हैं। तो वहाँ भी कांग्रेस खत्म हो रही जी, है जी, धीरे-धीरे, तो जी, जी, वो जी। आप वैक्यूम अगर वहाँ निकालेंगे कि कांग्रेस जहाँ बहुत कमज़ोर हो रही है और कम्युनिस्टों की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं, जी, वहाँ जी। आपके लिए शायद ये एक बड़ी चिंता का विषय मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी होगा, क्योंकि अगर वो बिहार में, खासकर बिहार में वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए जैसा 2019 जी, में 40 था। में से 39 सीटें आई थी हाँ, पिछली बार। हाँ। क्योंकि तेजस्वी यादव इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं जी, और युवा हैं, जी। शायद थोड़ा डेंट दे सकते हैं, ऐसा एक मैसेज आ रहा है। मैं 2-3 राज्यों की बात और करना चाहूँगा आपसे। पंजाब में देख लीजिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कुछ नहीं है। पिछली बार तो बिल्कुल ही नहीं था। इसके अलावा बंगाल में थोड़ी बहुत स्थिति मुझे सुधरती दिखाई दे रही है, लेकिन क्या उड़ीसा में भी हम ऐसी स्थिति में है बीजेपी, जहाँ कुछ बड़ी उम्मीद कर सकती है? हाँ, तो अब कई ऐसे राज्य जो हैं, जो हिंदी प्रदेश या हिंदी से प्रदेश से जुड़े हुए राज्य हैं, क्या वहाँ बीजेपी में कुछ कमजोरियाँ आपको दिख रही हैं? नहीं, देखिए बीजेपी में मैं समझता हूँ कि बीजेपी के जो चुनावी रणनीतिकार हैं ना जी, ये बहुत मंझे हुए हैं। जी। इन्होंने चुनाव लड़ने के तौर तरीके ही बदल ये दिए। मशीन बन गए हैं, ये हाँ। मशीन बन गए हैं जी, और इनको मालूम है, ये ज़मीन पे रख के पूछते हैं कि यहाँ इतने वोट मिले, वहाँ इतने, ये फिर आदमी की चिंता नहीं करते हैं। जी, इसलिए जहाँ यहाँ ये कमज़ोर हैं, जी। अब इनको मोदी जी का ये मालूम है कि करिश्माई व्यक्तित्व, तो अब इन्होंने वहाँ-वहाँ हुँ, 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 हुँ। समझौते करने शुरू कर दिए। जी। मतलब इस अकड़ में नहीं है कि हम फुल पूर्ण मेजॉरिटी में आ गए, तो अब आपने जैसे ही देखा इंडिया गठबंधन आया तो उन्होंने 30 दलों का बना दिया, अब वो बिल्कुल, कितनी अगले सीट, दिन उन्होंने बैठक अगले कर दिन ली है। बैठक कर ली। जी, तो इसका मतलब उन्हें मालूम है हमें सत्ता में आना है तो कुछ छोटे भाइयों को देना साथ में पड़ेगा। लेना पड़ेगा। तो ऐसा वो कोशिश उन्होंने देखी है, श्रोमणी अकाली दल से फिर से बात शुरू कर दी, हाँ, हाँ। टीडीपी के साथ बात शुरू कर दी। तो उनको मालूम हुँ। है कि मुझे अगर सत्ता तक पहुँचना है तो इन सब पुराने दोस्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश वो कर रहे हैं। अंत में ये जानना चाहेंगे कि क्या मोदी के सामने कोई चेहरा विपक्ष का दिखता है क्या? पिछले चुनाव में राहुल गांधी को खड़ा करने की कांग्रेस ने कोशिश की थी, वो असफल सिद्ध हुए हैं। इस बार ममता बनर्जी काफ़ी बुरी स्थिति में है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। महाराष्ट्र से शरद पवार बुजुर्ग हो चुके हैं। जितेंद्र जी, आपको कोई पर्सनैलिटी ऐसी दिखती है क्या, जो नरेंद्र मोदी के सामने जनता विकल्प के रूप में कम से कम एक बार विचार भी कर सके? मैं नहीं समझता हूँ, जी। क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल है। नरेंद्र हुँ, मोदी जी के सामने मैं समझता हूँ कि कोई दल नहीं है। हुँ, ये चुनाव सिर्फ़, मैं कहूँ अगर सीधे तौर पे कहूँ कि हुँ। ये चुनाव नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चुने जाने के लिए हो रहा तो है। ये देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा, ये बहस, ये चर्चा, ये जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। तब तक लिए हमको इजाज़त दीजिए। इलेक्शन मंत्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।